बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक पास पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह थी: व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स इंजॉयड बाय द सैलरीड इंडिविजुअल, डिस्कस। अब ये क्वेश्चन जो है ये 2018 में भी है, 19 के एनुअल में भी है और 2016 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में भी है। तो इन ईयर्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये परक्विजिट्स एंड अलाउंस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसको क्वेश्चन को करने से एक तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी रिकॉल हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक थ्योरी का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाता है। पहली तो बात हम करते हैं कि ये परक्विजिट्स किसको कहते हैं, व्हाट डज मीन बाय द परक्विजिट्स। परक्विजिट्स से क्या मुराद है? ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, इसके मुताबिक परक्विजिट से मुराद हमारे पास एम्प्लॉयर से मिलने वाले तमाम तरह के बेनिफिट्स हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम कोई भी बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं। ये कुछ फ्रिंग बेनिफिट भी हो सकते हैं, इंसिडेंटल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी और पोजीशन के साथ अटैच एलिमेंट हो सकते हैं। सो मीनवाइल हम कह सकते हैं कि ये वो प्रॉफिट्स हैं या ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग पोर्शन यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉयर से मिलने वाले हर तरह के बेनिफिट्स हैं। इनमें आम तौर पर हम लोग 14 परक्विजिट्स को मेनली तौर पर हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। उनमें से जो पहला पॉइंट है आपके पास वो है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन मतलब रहने सहने की जगह। अकोमोडेशन में मेनली तौर पर दो सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जब भी आपके पास आता है क्वेश्चन में, हम इसको फुली टैक्सेबल कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आपके पास हाउस रेंट अलाउंस अकोमोडेशन में, ये जब भी हमारे पास पॉइंट आएगा हम इसको सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल करेंगे। जैसा कि उसने लिखा है, इफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड एनी अकोमोडेशन अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस हिज एम्प्लॉय, द होल अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। अच्छा, अकोमोडेशन में ऐसी सूरत भी हो सकती है कि हमें अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल जाए। मीन्स कि हमारा एम्प्लॉयर कहे कि भाई आप ऐसा करें कि आप मेरे इस बने हुए क्वार्टर में ही रहना शुरू कर दें, और साथ में वो कह देता है कि अगर आप ये फैसिलिटी नहीं लेते तो फिर आपके पास फैसिलिटी ना लेने के बदले में आपकी ये अकोमोडेशन फैसिलिटी भी हो सकती है। सो अकोमोडेशन फैसिलिटी भी आपको मेंशन कर सकता है। ये अकोमोडेशन फैसिलिटी आपके पास दो तरह की चीज़ों में हो सकती है, दो तरह की सिचुएशन में जा सकती है। अ, ये फर्निश भी हो सकती है और अनफर्निश भी। अच्छा, ये फर्निश्ड या अनफर्निश का क्या रेफरेंस होता है? इसका कोई इफेक्ट नहीं होता न्यूमेरिकल तौर पर, लेकिन अनफर्निश अकोमोडेशन से मुराद ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब भी होंगे, फैन, बिल्ट इन कपबोर्ड, कुकिंग रेंज, वाटर हीटर। वेयर एज फर्निश अकोमोडेशन इंक्लूड बेसिक फर्नीचर भी, रेफ्रिजरेटर भी, हीटिंग कूलिंग अपार्चमेंट्स बिसाइड द अनफर्नीचर अनफर्निश अकोमोडेशन। मीन्स के आप ऐसे समझ ले कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के साथ साथ आपके पास फर्दर चीजें भी जो है वो अवेलेबल होंगी, जिसको आप फर्निश अकोमोडेशन का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, एम्प्लॉयर प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, चाहे वो फर्निश हो या अनफर्निश्ड हो, इसमें रूल कुछ इस तरह से है कि आपने दो चीजों का कंपैरिजन करना होता है। पहली चीज का कंपैरिजन आपने अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, और दूसरा कंपैरिजन आपने करना होता है 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। इन दोनों में से अमाउंट जो हायर होगी वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना होंगे। इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन एरिया अदर देन बिग सिटी,
या मुफस्सल एरिया मेंशन किया जाए, फिर ये जो हाउस रेंट अलाउंस है 30% ऑफ MTS लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 45%। ये जहां पे 45 है यहाँ पे 30 आ जाएगा। इफ देयर इज नो टाइम स्केल, क्वेश्चन में वो पे स्केल ही नहीं मेंशन करता, देन 45% या फिर 30% जो है वो बेसिक सैलरी का लिया जाएगा। इफ entitled अमाउंट ऑफ रेंट इज नॉट गिवन, अगर रेंट की अमाउंट ही नहीं गिवन, देन 45% और 30% ऑफ बेसिक सैलरी शैल बी टेकन। मिनिमम टाइम स्केल मीन्स, अगर हम बात करें कि भाई ये मिनिमम टाइम स्केल है, मिनिमम टाइम स्केल मीन स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द बेसिक पे स्केल और it is the amount from where the salary of an employee start। अच्छा, बेसिक सैलरी का मतलब ये है कि अगर इसमें हमारे पास अदर देन अलाउंस एंड फैसिलिटीज है, इस बेसिक सैलरी का मतलब आप ऐसे समझ लें कि जब हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें दूसरी चीजें शामिल नहीं है। जैसा कि आपके पास एम्प्लॉयर से मिलने वाली हर चीज सैलरी का हिस्सा होता है, हम लॉजिक ये बिल्ड करते हैं, लेकिन इसमें बेसिक सैलरी में सिर्फ वो कैश ही शामिल है, उसके अलावा चीजें शामिल नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है जी अकोमोडेशन के बाद के हम लोग किस तरह से नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास इंटरटेनमेंट है। अच्छा जी, इंटरटेनमेंट की हम लोग बात करते हैं कि इंटरटेनमेंट से इंटरटेनमेंट, बल्कि इंटरटेनमेंट से पहले आपका सेकंड पॉइंट आएगा कन्वेंस। अच्छा जी, कन्वेंस में हमें दो कंडीशन मिल सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये है, या तो गाड़ी हमें मिलेगी या फिर हमें जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि रहने के लिए जगह मिली है, इसी तरह कोई अलाउंस मिल सकता है, कन्वेंस का अलाउंस हो सकता है। अच्छा जी, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कन्वेंस अलाउंस हो तो फिर हमारे पास सूरत हाल क्या होगी। द इम्पोर्टेंट सिचुएशन रिगार्डिंग द कन्वेंस अलाउंस विल बी एज फॉलो। एक तो बात है जी, कन्वेंस अलाउंस हमें मिल जाए। अगर एम्प्लॉय ने कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो ये सारी की सारी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगी, टोटली जितनी भी वैल्यू होगी। और अगर ये जो कन्वेंस फैसिलिटी है, कन्वेंस अलाउंस के साथ साथ माइट बी पॉसिबल एम्प्लॉयर कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज। अगर कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, मींस कि गाड़ी लेके दे दी जाए, तो फिर इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एम्प्लॉयर ने पर्सनल यूज के लिए दिया हो या फिर पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों यूज के लिए दे दिया गया हो। अगर तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दिया गया हो, इफ एम्प्लॉय प्रोवाइड एंड कन्वेंस टू एम्प्लॉय फॉर प्योरली पर्सनल यूज, द फॉलोइंग रूल विल बी इम्प्लाइज। इसमें रूल कुछ ये है कि 10% ऑफ एक्विजिशन ऑफ कास्ट ऑफ मोटर व्हीकल विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉयज एवरी ईयर, कि ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी का उस गाड़ी की वैल्यू का टैक्सेबल होगा, जो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर ये पर्सनल और ऑफिशियल दोनों हो तो फिर यही 10% जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये 10% की बजाय रूल ये है कि ये 5% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयर ने ये गाड़ी किसी लीज से ली थी, लीजिंग कंपनी से ली थी, तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, इन केस ऑफ एम्प्लॉयर हैज अक्वायर्ड द मोटर व्हीकल लीज ओनली फेयर मार्केट वैल्यू of the conveyance at the commencement of lease will be taken for the computation। जो कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी है वो सिर्फ ली जाएगी, लीज वैल्यू शेल नेवर बी कंसिडर। मीन्स के जो उस वक्त वैल्यू मौजूद है वो हम कंसिडर करेंगे, मार्केट वैल्यू हम लोग जो वैल्यू उसके बदले में बन रही है टोटल वो वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। दो बातें हो गई, एक तो बात हुई हमारे पास अकोमोडेशन की, दूसरी बात हुई हमारे पास कन्वेंस की। कन्वेंस अगर पर्सनल हो तो फिर 10%, प्राइवेट हो तो फिर 5%। फिर हम लोग बात करते हैं अपने पास थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जी हमारे पास है इंटरटेनमेंट का। थर्ड पॉइंट में
इंटरटेनमेंट की बुनियादी तौर पर दो डायमेंशन आप ऐसे समझ लें, बल्कि इसमें जो दो बुनियादी डायमेंशन है उनमें से एक पर्सनल यूज के लिए है कि ये जो इंटरटेनमेंट करवाई जा रही है क्या ये एम्प्लॉइज के पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ये पर्सनल के साथ साथ ऑफिशियल यूज के लिए। अगर तो ये इंटरटेनमेंट किसी ऑफिशियल यूज के लिए हो, ठीक है जी, तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ एग्जेम्प्टेड, और अगर पर्सनल हो तो फिर टैक्सेबल। अगर आप इंटरटेनमेंट की बात करें, बल्कि एंटरटेनमेंट से पहले रूल वाइज अगर चलें तो हमारे पास मेडिकल अलाउंस आ जाता है। अच्छा, पहले हम जरा मेडिकल अलाउंस को लिख लें, वही जरा ज्यादा बेटर वे हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस या मेडिकल चार्जेस या हॉस्पिटल चार्जेस, ये हमारे पास दो तीन तरह से आ सकते हैं। एक तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस हमसे पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन में वो हमसे मेडिकल फैसिलिटी भी पूछ सकता है। हम देखेंगे कि सूरत हाल कौन सी है। सपोज के हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी मेंशन कर देता है, फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन। अच्छा, अगर तो फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हो या हॉस्पिटलाइजेशन हो, इस सूरत में क्या होता है, इफ एम्प्लॉय रिसीव द फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन या फिर रिसीव रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर रूल ये है कि होल सच बेनिफिट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपके पास मेडिकल अलाउंस भी हो, मींस के पहले तो मेडिकल फैसिलिटी की बात हुई ना, अब बात है कि हमारे पास मेडिकल अलाउंस है। अगर मेडिकल अलाउंस हो, इन केस ऑफ मेडिकल अलाउंस रिसीव बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, रूल ये है कि ये एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, कि ये हमारे पास बेसिक सैलरी का 10% एग्जेम्प्ट होगा। मेडिकल अलाउंस इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी, के साथ में मेडिकल अलाउंस भी हो और मेडिकल फैसिलिटी भी हो। मेडिकल अलाउंस शैल बी टैक्सेबल इफ रिसीव इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल, और मेडिकल फैसिलिटी जो है वो आपके पास एग्जेम्प्ट होगी इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है और मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इंटरटेनमेंट का। अच्छा, इंटरटेनमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये इंटरटेनमेंट हमारे पास ऑफिशियल यूज के लिए है तो फिर ये एग्जेम्प्ट है, पर्सनल के लिए तो टैक्सेबल है। आमतौर पर मेडिकल एक्सपेंडिचर, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में लिख दिया जाएगा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर द इंटरटेनमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन रीइंबर्स। तो फिर आपके पास रूल ये है कि ये टोटली एग्जेम्प्ट होगा, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। फ्री टी कॉफी आए तो फिर सूरत हाल क्या होगी, ये अगर तो ड्यूरिंग ऑफिस टाइमिंग फैक्ट्री प्रीमिसेस में ही प्रोवाइड किया गया हो, मींस के आप जॉब पे जाते हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपको चाय वगैरह जो है वो ऑफर कर देते हैं, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट होगा। फ्री सब्सिडाइज फूड या आप लंच फैसिलिटी कह दें, अगर तो ये होटल एम्प्लॉई हो तो एग्जेम्प्ट होगा, होटल एम्प्लॉई के अलावा किसी जगह से खाने का आपको इस तरह का मिले तो वो टैक्सेबल होगा। जैसा कि मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, तो मुझे अगर लंच फैसिलिटी मिले या सब्सिडाइज फूड फैसिलिटी मिले तो मेरे लिए ये एग्जाम्प्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं जी, अगर लमसम में हमें जो है वो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल जाए तो इस तरह का जो हमारे पास होगा वो एग्जाम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए मिले, इफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज रिसीव बाय एम्प्लॉय फॉर पर्सनल बेनिफिट, अक्सर प्लेयर ट्रिप वगैरह आ जाता है, तो फिर ये आपके लिए जितना भी पोर्शन होगा ये आपके लिए टोटली टैक्सेबल पोर्शन हो जाएगा। सो आपके लिए दैट विल बी इंक्लूडेड इन टोटल टैक्सेबल। अच्छा जी बच्चों, कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, स्पेशल अलाउंस एंड स्पेशल एडिशनल अलाउंस।
स्पेशल अलाउंस क्या कंसेप्ट है? जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय की बेनिफिट्स के लिए तो काम करता है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि कभी कभार वो अपने ऑफिशियल काम के लिए भी अपने एम्प्लॉय को कह सकता है कि भाई आप फला सिटी जाएं या आउट ऑफ सिटी जाएं या किसी और जगह पे जाएं तो ये हमारा काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन हो या कोई रूटीन में उसके अलाउंसेस हो तो वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट होता है। आप कह सकते हैं कि स्पेशल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, और जो हमारे पास स्पेशल एडिशनल अलाउंस है डेट विल बी टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंस आपके पास एग्जेम्प्ट होगा और स्पेशल एडिशनल अलाउंस जो है वो आपके पास टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास कैसे आइडिया हो सकेगा कि ये हमारे लिए स्पेशल अलाउंस है, ये हमारे लिए स्पेशल एडिशनल अलाउंस है। इनमें डिफरेंस क्या है और हमें इस चीज का कैसे पता चलेगा? स्पेशल अलाउंस की सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पास होती है वो TADA एग्जांपल है, ट्रेवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस भी अक्सर आता है जी। जो एम्प्लॉयज को जो है वो इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्म कंपलसरी करते हैं तो उसको हम लोग जो है वो टैक्सेबल के तौर पर कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे स्पेशल अलाउंस डज नॉट इंक्लूड इंटरटेनमेंट और कन्वेंस अलाउंस, कि ये हमारे पास जो स्पेशल अलाउंस है इंटरटेनमेंट अलाउंस को इंटरटेन नहीं करेगा। जैसा कि आप आउट ऑफ सिटी गए हैं तो आपने खाने पीने के लिए एक्सपेंसेस लिए हैं, वो इंटरटेनमेंट में जाएंगे। तो सर जी फिर इसमें कौन सा आएगा? सम टाइम ऐसा होता है कोई फीस पे कर दी जाती है या कोई और पेमेंट करना पड़ जाती है, तो उन पेमेंट्स को मीट करने के लिए जो कोई पैसे दिए जाते हैं उसको हम लोग स्पेशल अलाउंस का नाम देते हैं। अच्छा जी, ये याद रहे कि ये टोटली टैक्सेबल होता है। इसकी जो एग्जांपल्स है वो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस है। इसमें याद रहे कि स्पेशल अलाउंस में कन्वेंस अलाउंस और इंटरटेनमेंट अलाउंस इंक्लूडेड नहीं है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस, स्पेशल एडिशनल अलाउंस कुछ सीट्स के साथ मुंसलिक होते हैं, जैसा कि एनी सिविलियन एम्प्लॉइज रिसीव एन अमाउंट एज स्पेशल एडिशनल अलाउंस इफ हिज एम्प्लॉयर्स सच अलाउंस शैल बी टोटली टैक्सेबल। अगर वो उसका एम्प्लॉयर उसको वो प्रोवाइड करता हो तो फिर इस तरह का अमाउंट जो है वो टोटली टैक्सेबल है। जो अमाउंट ऑफ स्पेशल एडिशनल अलाउंस है वो कुछ इस तरतीब के साथ होता है कि 25% ऑफ MTS फॉर द एम्प्लॉय अप टू द बेसिक पे स्केल ऑफ 16, के जिसका बेसिक पे स्केल 16 है, उसको वो 25% पे करते हैं, और 20% पे किया जाता है जिनका 16 से पे स्केल से अबव हो। ठीक है जी, तो इस तरीके कार के मुताबिक उनको कुछ स्पेशल अलाउंस और एडिशनल अलाउंस जो है वो ग्रांट किया जाता है। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। कुछ पॉइंट्स अभी मजीद डिस्कस करना हमें बाकी हैं, जैसा कि हमारे पास कुछ और ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को ग्रांट किए जाते हैं। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लोन टू एम्प्लॉय है। इसको कभी कभार पेपर में वो कंसेशनल लोन के तौर पर भी कहता है, कभी इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर कहता है। तो ये हम मुख्तलिफ तरीकाकार से इसको ट्रीट करते हैं। तो हम बात करते हैं जी लोन टू एम्प्लॉय के लिए। लोन टू एम्प्लॉय का जब पॉइंट आता है तो बच्चों जरूरी है कि हमारे पास इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए दो चीजें हों। एक तो लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो, और दूसरा इसके लिए जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% से कम हो। Where a loan is made by employee to employee, the amount of loan is 10 lakh or less. Nothing shall be included in the taxable income of employee. ठीक है जी, ये टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय में शामिल नहीं किया जाएगा इफ द अमाउंट ऑफ लोन इज मोर देन RS 10 लाख।
अगर ये लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, एंड डिफरेंट टैक्स रेट विल बी लोअर देन बेंचमार्क रेट, BMR, और बेंचमार्क रेट आपके पास 10% है। तो इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट तो ये कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन आ जाए, अगर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज किया गया, नो इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम दी एम्प्लॉय, मुलाजम से कोई सूद नहीं चार्ज किया गया, फिर रूल ये कहता है कि जो 10% है वो अमाउंट लिया जाएगा और टैक्सेबल कर दिया जाएगा सेक्शन 12 में। रूल ये है, लोन मल्टीप्लाइड बाय 10%, देन कंसेशनल लोन इस 10% को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कंसेशनल लोन का, कि इंटरेस्ट तो कुछ चार्ज किया गया है लेकिन 10% से कम। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज लेस देन बेंचमार्क रेट, फिर जितना गिवन रेट हो उसको 10% में से हम माइनस कर देते हैं। जितना वो रेट कम आएगा, मतलब कि हमें 8% चार्ज किया गया था तो 2% रेट आया, तो आपने उस अमाउंट ऑफ लोन का 2% लेके लोन की अमाउंट का वो टैक्सेबल करना है। अगर कभी इंटरेस्ट रेट इक्वल हो या हायर हो बेंचमार्क रेट से, तो फिर आपके पास कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इफ interest free rate is equal or higher than benchmark rate, then nothing will be taxable. अच्छा जी बच्चों, हम बात करते हैं कुछ मजीद पॉइंट्स की, जिसमें से हमारे पास सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट है, यूटिलिटीज अलाउंसेस है, अमाउंट पेबल वेव्ड बाय एम्प्लॉयर है, और टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर्स है। अच्छा जी, इनको बारी बारी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है जी, इसमें हमारे पास ये 8 पॉइंट है जी, सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। मीन्स के हमें घर के लिए एक सर्वेंट प्रोवाइड किया गया, मे बी वो माली हो, मे बी वो चौकीदार हो, मे बी वो गार्डनर हो, मे बी वो आया हो। तो इस तरह की कंडीशन में कोई भी अवेलेबल हो तो वो आपके लिए कंसिडर किया जाएगा टैक्सेबल के तौर पर। इफ सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट लाइक हाउसकीपर, वॉचमैन, कुक, गार्डनर, स्वीपर, ड्राइवर ऑफ एन एम्प्लॉय, मुलाजिम के लिए पेड बाय एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर पे करें, तो ये आपके पास टैक्सेबल होगा इन इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन। फिर हमारे पास पॉइंट आता है यूटिलिटी अलाउंस एंड रीइंबर्समेंट। बच्चों, अगर हमारे पास बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल वगैरह वगैरह ये अगर हमारे पास प्रोवाइड किए जा रहे हों एज अ एम्प्लॉयर की तरफ से, तो फिर ये हमारे लिए टोटली टैक्सेबल किया जाएगा। यूटिलिटी, गैस, वाटर, टेलीफोन, utility allowance is received by the employee or employer, it will be totally taxable in income from salary section. Taxable, बल्कि आप इतना ही लिख दें, will be totally taxable, तो ये आपके लिए टोटली टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, अमाउंट पेबल वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, हमने अपने एम्प्लॉयर को कोई रकम देना थी, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें वो रकम माफ कर दी, हमें ये बेनिफिट हो गया, और अगर ये बेनिफिट होगा तो ये हमारे लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। एनी अमाउंट पेबल बाय एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर
shall be included in taxable income, ये taxable income में शामिल होगा। Any obligation of employer paid by employer, कोई भी जिम्मेदारी हो जो एम्प्लॉयर की हो, एम्प्लॉय की हो, लेकिन वो एम्प्लॉयर ने पे की हो, मीन्स कि मैंने बाजार में किसी के पैसे देना थे, मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये मेरे लिए टैक्सेबल कंसीडर किया जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। कोई भी प्रॉपर्टी मेरा एम्प्लॉयर मुझे ट्रांसफर कर देता है और उसके अगर पैसे चार्ज नहीं करता, तो मेरे लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेनिफिशियल है, इसलिए मेरे लिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय। 13 पॉइंट है हमारे पास, एनी अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर, कि कोई भी अलाउंस एम्प्लॉयर ने पे किया हो, गिवन किया हो, जैसा कि एमफिल अलाउंस हो सकता है, पीएचडी अलाउंस हो सकता है, कोई स्पेशल अलाउंस हो सकता है, या कोई और इस तरह के अलाउंसेस हो सकते हैं, वो हमारे लिए सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा, दैट विल बी टैक्सेबल, ये हमारे पास टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, कभी कभार ऐसा भी मुमकिन होता है कि एम्प्लॉयर कह दे कि हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे करेंगे, तो अगर टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर आए, तो ये हमारे पास टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। इट मीन्स द टैक्सेबल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इंक्लूडेड द ग्रॉस्ड अप अमाउंट ऑफ टैक्स। ये ग्रॉस अप अमाउंट एक हम लोग न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे कि ये ग्रासिंग अप क्या होती है। जो मौजम मुगल साहब के न्यूमेरिकल हैं, उसका न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 एंड 21 है गालबन, उनमें ये कंसेप्ट ग्रासिंग अप का डिस्कस किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास प्रोविडेंट फंड का। आप बच्चों जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड एक ऐसी चीज है जो रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट है। ठीक है जी, ये प्रोविडेंट फंड जो है ये एक रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट है, और ये एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट पे उनको अदा किया जाता है। बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको मैनेज करती हैं अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए। इस स्कीम के मुताबिक मुलाजम की तनख्वाह में से एक सर्टन अमाउंट डिडक्ट कर दी जाती है, और सेम वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। जो कंट्रीब्यूशन है बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, ये इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक फंड में, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं अपने पास प्रोविडेंट फंड। दिस the amount is invested in securities and income generated from the investment is credited to employee's account at the time of retirement. Total amount of fund is paid to employee. मुलाजम को टोटल अमाउंट पे कर दी जाती है। अच्छा जी, ये हमारे पास मेजर पॉइंट थे जो कि हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसीडर किए। आप जब कंक्लूजन लिखें तो आप कह सकते हैं द फॉलोइंग आर मेन perquisites enjoyed by the salaried person that will be taxable and exempted accordingly। ठीक है जी, कि ये हमारे पास कुछ perquisites एंड बेनिफिट्स हैं जो मुख्तलिफ तरीकाकार से टैक्सेबल किए जाते हैं। above cited are some perquisites and benefits those will be, कि ये जो हैं होंगे टैक्सेबल एज पर above discussed criteria। above डिस्कस क्राइटेरिया के मुताबिक। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आपको ये नोट्स अगर सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है,
आप मुझे टेक्स्ट करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट वसूल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे कि नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।